प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में द्विघात समीकरण का पार्ट 1 देखा, जिसमें हम लोगों ने बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को देखा था। बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हो चुके हैं, सूत्र आपको बताया जा चुका है, किस तरीके से हमको उन सूत्रों का यूज करना है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं 4 और 6 नंबर के क्वेश्चंस। 4 और 6 नंबर के क्वेश्चंस, यानी 4 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन हमको देखना है। 4 नंबर में भी ये आएगा और 6 नंबर में भी आएगा। ऐसी सवालों को देखना है। इसमें 2 गुणनखंड लिए गए हैं, जो एक करड़ी में है और एक विदाउट करड़ी में है। तो 2 तरह के गुणनखंड लिए गए हैं। 3 सवालें थोड़ा अदर ढंग की ली गई हैं, जिनसे आप द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो ये सवालें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 4 और 6 नंबरों में पूछी जाती हैं। पिछले ईयर्स में ये सवालें आई हुई हैं और इस बार भी कई पेपरों में चांसेस हैं कि ऐसी सवालें आएंगी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसको एक एक सवाल सॉल्व करवाते हैं आपको। आप ध्यान से इन सवालों को पढ़ें। देखिए, पहली सवाल है, कह रहा गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके मूल ज्ञात करने हैं। 2x² - 5x + 3 = 0। ये है आपकी सवाल, और इस सवाल का क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए बच्चों करना क्या होता है कि सबसे पहले ये जो दोनों संख्याएं हैं, हम लोग अगर इसकी बात करें ax² + bx + c के रूप की बात करें, तो प्रथम a और c यानी जो कांस्टेंट होते हैं दोनों, x² का जो गुणांक होता है उसका, और जो अचर पद होता है इसका c का, इन्हीं दोनों का गुणा होता है। और फिर यहां का जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह का ध्यान देना है। अगर ये प्लस है तो हमको जोड़ने पर ये बीच वाला चाहिए, x का जो गुणांक होता है b, ये जोड़ने पे चाहिए। और अगर ये माइनस है तो ये क्या करने पे चाहिए? घटाने पे चाहिए। तो यहां पर क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है, और प्लस लगा हुआ है तो हम लोग इसको किस पे पाएंगे? जोड़ने पर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको जोड़ने के लिए। तो 2 और 3 का गुणा क्या हो जाना है? 6। 2 3 6। तो हमारे पास 2 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जिनका गुणा करें तो 6 आ जाए, और जब इन दोनों को जोड़ें तो क्या आ जाए? 5। ये देखिए, 2 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास 2 जो संख्याएं हैं वो हैं 2 और 3। तो 2 और 3 संख्या लेंगे, यहां पर लिखेंगे ऐसे 2x² - 2 + 3 × x + 3 = 0। ये 2 + 3, देखिएगा वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, जो वैल्यू है वही रहनी चाहिए। अब इस माइनस का इनसाइड गुणा करिएगा, तो 2x² माइनस, जब माइनस का गुणा करेंगे 2 में और x का गुणा करेंगे तो ये हो जाना है -2x, माइनस प्लस क्या हो जाना है? -3x + 3 = 0। इन 2 और इन 2 में कॉमन लेना है। तो पहले दोनों में, जो पहले 2 पद हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिएगा 2x क्या कॉमन है? 2x। तो यहां से क्या मिला बच्चा? x, और यहां से 2x निकल गया तो क्या बचा? 1। यहां इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? तो 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है। तो 3 यहां से ले लेंगे, x बचेगा, और यहां देखिए माइनस है तो माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाना है? -3 एकम 3, 1 बचना है। दोनों ही ब्रैकेट में x - 1 मिला, अगले ब्रैकेट में मिलेगा 2x - 3 = 0। हमने ये कहा था, अगर आपसे कहा जाता है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल ज्ञात करने के लिए आपको इन गुणनखंडों को, जो गुणनखंड आपके आए हैं दोनों, ये गुणनखंड है, इन गुणनखंडों के 0 को बराबर करना होगा। यानी ये गुणनखंड जो x - 1 है, इसे क्या करना होगा? 0 के बराबर करना होगा। तो अगर x - 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाना है? 1 आ जाना है। ऐसे ही 2x - 3 = 0 करेंगे तो 2x = क्या आ जाना है? 3। -3 बराबर के उस तरफ जाएगा, 3 हो जाएगा, और x बराबर हो जाना है 3/2। तो इस तरह से x के 2 मूल मिल जाएंगे, तो आपके मूल हो गए 1 और 3/2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग द्विघात गुणनखंडों को लगाएंगे, गुणनखंड द्वारा मूल ज्ञात करेंगे 0 से तुलना करके। तो ये हो गई एक सवाल। आइए दूसरी देखते हैं। दूसरी सवाल देखते हैं क्या है, देखें ध्यान से। कह रहे 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, विषम ज्ञात करना है, क्रमागत ज्ञात करना है, धनात्मक ज्ञात करना है।
क्रमागत होना चाहिए, विषम होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए, अगर हमसे केवल क्रमागत पूर्णांक कहता है, क्रमागत पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक कहता है, मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक अगर कहता है, तो हम लोग केवल x मानेंगे, x+1 मानेंगे, x+2 मानेंगे, जो भी 2 या 3 कहे इस तरह से मानेंगे। x मानेंगे, x+1, x+2। क्रमागत मीन्स होता है क्रम से आने वाला, मीन्स जैसे 2 हुआ तो 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, इस तरह से क्रम से आने वाला, तो एक एक ऐड करने जाना है। और अगर हमसे क्रमागत सम की बात करेगा, क्रमागत सम पूर्णांक की बात करेगा, समधन पूर्णांक की बात करेगा, तो हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, हम लोग मानेंगे 2x। क्या मानेंगे 2x। अब x आपका चाहे सम हो चाहे विषम हो, गुणा करेंगे जब 2 में ना, हमेशा सम ही आएगा। तो सम के लिए आप 2x प्लस 2, अब सब में 2 ऐड करना है, 2x प्लस 4, 2 ऐड करते जाना है, जितनी भी संख्या पूछता है। अधिकतर 2 पूछता है तो 2 जानते रहिए 2। अगर क्रमागत विषम की बात करता है, जैसे इसमें किया है, विषम धन पूर्णांक की बात किया है, अगर इसकी बात करता है तो हम लोग मानेंगे 2x+1। ध्यान देना 2x क्या है, सम है, अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ऐसे ही अगर 2x में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। 2x में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, क्योंकि सम में कोई भी विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा हमको विषम मिलेगी। इस तरह से हम लोग संख्याओं को मानेंगे। अगर हमको क्रमागत धन पूर्णांक कहता है तो x+1, x+2 मानेंगे। क्रमागत सम पूर्णांक कहता है तो 2x, 2x+2, 2x+4 मानेंगे। क्रमागत विषम पूर्णांक कहता है तो 2x+1, 2x+3, 2x+5 मानेंगे। तो इस तरह से हम लोग इन सवालों को ले सकते हैं। चलिए देखते हैं इस सवाल को। तो हमको क्या लेना था भैया, हमको लेना है, देखिए क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। चलिए मान लेते हैं 2 है, 2 की बात कर रहा है, तो माना पहली विषम धन पूर्णांक, जो पहला विषम धन पूर्णांक है वो है 2x+1, और जो दूसरा आपका दूसरा विषम धन पूर्णांक है वो हो जाना है 2x+3। तो इस तरह से 2x+1 और 2x+3 दो विषम धन पूर्णांक आपको मिल गया, दोनों ही हमने मान लिया। अब हमसे क्या कह रहा है जिनके वर्गों का योग 290 है, माने इनका वर्ग करके जोड़ा जाए, वर्गों का योग कितना है 290, यानी इनके वर्गों का योग 290। जरा वर्ग करिए भैया, 2x+1 का वर्ग 2x+3 का वर्ग बराबर 290। होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो होता है a स्क्वायर, a के प्लेस पे क्या है 2x, तो 2x का वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर क्या है 1 का वर्ग 2ab। ध्यान देना a और b का गुणा कर लिया करो, 2x का 1 में गुणा करो क्या आएगा 2x 1 जा 2x, तो 2x आएगा, और दोगुना कर दिया करो तो 4x हो जाएगा। ऐसे ही इसका वर्ग करिए 2x, तो 2x का क्या हो जाना है 4x स्क्वायर, प्लस 3 त्रिक का 9 और 2 तिया 6 दूनी 12x बराबर कितना हो जाना है 290। ध्यान देना यहाँ पे होल स्क्वायर का सूत्र लगा हुआ है, इसको भी डायरेक्टली लिख देते हैं a स्क्वायर, तो क्या हो जाना 2 दूना 4x स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर 2x का वर्ग करेंगे 2 दूना 4x स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसको भी 1 ही लिख देते हैं, प्लस 2ab। ध्यान दीजिए 2x का 1 में गुणा करेंगे 2x आएगा, और दोगुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। इसी तरह से इसका वर्ग किया 2 दूना 4x स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6 हुआ था, 6 दूनी 12, क्योंकि 2ab होता है सूत्र में। चलिए इनको जोड़िए, 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितना हो गया 8x स्क्वायर। यहाँ देखिए 4x और 12x कितना हो गया 16x, और यहाँ देखिए 1 और 9 कितना हो गया 10, और 290 बराबर के इस तरफ बुला लीजिए तो माइनस 290 बराबर हो गया 0। ध्यान दें 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 280 बराबर हो जाना है 0। ये हो जाना है, ये हिंट किया था आपको। अब देखिए हमको सब में 8 से डिवाइड होता दिख रहा है, सब में हम क्या करते हैं 8 से भाग दे देते हैं। भाग देने पर फायदा ये होगा कि ये थोड़ा सा सरल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 8 दूनी क्या हो जाना है 16, और यहाँ देखिए भाग दीजिए 8 तिरिक 24, 3 बार ले जाएंगे 24 आएगा, और 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। ये देखिए
अब आपके पास ये फिर से एक बार द्विघात समीकरण बन गया और यहां कह रहा है गुणा करने पे 35 चाहिए, घटाने पे 2 चाहिए। तो दो संख्याएं ढूंढिए, जब गुणा करिए तो 35 हो जाए और घटाइए तो 2 हो जाए। तो 7 गुणे 5, 7 पचे 35 होता है और 7 से 5 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 35 बराबर 0। फिर ध्यान दें, एक्स स्क्वायर प्लस, जरा एक्स का गुणा करिए 7x और फिर माइनस का गुणा क्या हो जाएगा 5x माइनस 35 बराबर 0। दो दो संख्याओं में कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिए, x प्लस 7 हो जाएगा, माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन लिए हैं इसीलिए ये माइनस माइनस प्लस हुआ है और दोनों ही ब्रैकेट्स में सेम संख्या आनी चाहिए। तो x प्लस 7 हो गया, अगले में आया है x माइनस 5। चलिए इनकी तुलना करते हैं हम लोग 0 से। तो x प्लस 7 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा, है ना, माइनस 7 हो जाएगा। और x माइनस 5 बराबर 0 होगा तो x बराबर 5। चूंकि धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा था तो ये तो लिया जाएगा, x का मान ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अग्राह्य हो जाएगा। इसको हम लोग अग्राह्य लिख देते हैं कि ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, अग्राह्य है, ठीक है, तो ये अग्राह्य है। तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब जो संख्याएं हैं जरा उनको देख लीजिए कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहां से हम निकालेंगे पहली संख्या, पहली संख्या क्या हो जानी है 2x प्लस 1, जरा 5 मान रख दीजिए भैया, x का मान कितना रखना है 5 प्लस 1, तो क्या हो गया 5 दूनी 10 और प्लस 1 कितना हो गया 11। और जरा दूसरी संख्या की बात कर लो, दूसरी संख्या क्या होगी, तो यहां देखिए 2x प्लस 3, तो 2 गुणे 5 प्लस 3, 5 दूनी 10 और 3 कितना होना है 13। तो इसका मतलब हल मिल गया हमको 11 और 13। तो ये दोनों आपके हल हैं 11 और 13, दोनों के वर्ग करके जोड़ने पर आपको 290 मिल जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से सवाल लगेगी आपकी, विषम धन पूर्णांक होगी तो इस तरह से मानना है और वर्ग करके लगाना है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरी सवाल देखते हैं क्या है। तीसरी सवाल है आपकी, फिर से एक बार द्विघात गुणनखंड करना है। देखिए मूल ज्ञात करना है, गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है इस सवाल का। तो अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। इस सवाल को मैंने क्यों लिया है जरा यहाँ देखिए, ये भी सवाल वही थी, मूल ही ज्ञात करना था, द्विघात गुणनखंड ही था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि करड़ी है तो कॉमन लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इस सवाल को लिया गया है। जरा देखिएगा ध्यान से, हम लोग पहले और अंतिम का गुणा करते हैं, पहले ही बताए हैं पहले और अंतिम का गुणा करते हैं। तो जरा करिए, अंडर रूट 3 का अगर 8 अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे भैया तो क्या हो जाना, देखिए 8 एकम 8 8 होगा, और अंडर रूट 3 का जब गुणा होगा तो अंडर रूट 3 तिरिका क्या हो जाएगा 9, और संयोग से 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 8 तिरिक क्या हो जाना है 24। तो इस तरह से हमको 8 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा क्या मिल गया 24 मिल गया। तो गुणा करने पे 24 चाहिए और जोड़ने पे कितना चाहिए 11। तो 8 और 3 का ही तो गुणा होगा ना जो 24 मिलेगा, और 8 और 3 कितना दे देगा 11 भी दे देगा आपको। तो ऐसी स्थिति में 8 और 3 का गुणा 24 और 8 और 3 11, तो 8 और 3 हमको क्या मिल गया गुणाखंड मिल गया। तो हम लोग 8 और 3 को ले लेते हैं यहां से। अब आप ध्यान से देखें, जो सवाल है अंडर रूट 3x स्क्वायर, यहां तो कोई परिवर्तन करते नहीं है, माइनस यहां पे 11 के जगह पे लिखना है 8 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, x का गुणा करिएगा इन दोनों में तो अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 8 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में और इन दोनों में आपको कॉमन बनाना है। कॉमन इस तरीके से बनाना है कि दोनों में ही संख्या आए। तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, जरा ध्यान से देखिए, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है x के अलावा, तो x कॉमन ले लो, यहां बचेगा अंडर रूट 3, यहां बचेगा 1x, यहां से x कॉमन हो गया, बचेगा 8। अब ध्यान देना, जो अगले दो पार्ट होते हैं उसमें भी कॉमन यही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहां देखिए 8 है, अंडर रूट 3 नहीं है, इसमें नहीं है, तो अंडर रूट 3 ही कॉमन ले लेते हैं। और आपको पता है 1 3 में ये देखिए 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ऐसा ये 2 बार लिख सकते हैं। तो हम 3 को 2 बार अगर लिखेंगे और उसमें से एक कॉमन ले लेंगे,
तब भी एक अंडर रूट 3 बचेगा। तो यहाँ देखिए 3 को हमने अगर अंडर रूट 3 का 2 बार गुणा लिखा और एक कॉमन ले लिया तो एक अंडर रूट 3 यहाँ बच गया। देखिए एक अंडर रूट 3 यहाँ बच गया ये x, और यहाँ देखिए माइनस प्लस का गुणा क्या होता है माइनस, अंडर रूट 3 कॉमन हो गया तो यहाँ से क्या बचेगा 8। ये इस तरह से। अब क्या करना है, दोनों ही ब्रैकेट सेम हो गए तो ये दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लो अब इस तरह से। तो अगला ब्रैकेट क्या बचेगा x माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। हमने कहा जब मूल निकालना है तो 0 के बराबर ही करना होगा इनको, तो 0 से तुलना कर दीजिए इसकी। तो अंडर रूट 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 3x इज इक्वल टू कितना माइनस 8, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8। तो x बराबर क्या हो जाना 8 अपॉन अंडर रूट 3। जरा दूसरे को देखिए x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और x बराबर अंडर रूट 3। इस तरह से दो मान मिल गए हमको। तो आपका हल हो गया 8 बटे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। इस तरह से दो हल आपको मिल जाते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोग इनको गुणनखंड के रूप में लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दोनों का अगर दो संख्या है और दोनों का वर्ग कर दिया जाए तो हो जाना है 180, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ध्यान देना, छोटी संख्या का वर्ग करने पर, ये छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखिए यहीं से मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर x मान लेते हैं। बड़ी संख्या हमको क्या मिल गई x मिल गई। अब जरा इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि दोनों संख्या मिलेगी तभी वर्ग का अंतर निकालेंगे। यहां एक संबंध है, देखिए छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो 8 गुणे बड़ी संख्या मिलती है। 8 गुणे बड़ी संख्या मिलती है। ये देखिए 8 गुणे बड़ी संख्या हो जाती है, यानी छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8x होगा। तो भैया छोटी संख्या क्या होगी, यहीं से छोटी संख्या निकाल लो। छोटी संख्या क्या होगी तो हम कहेंगे अंडर रूट 8x। ये देखिए हमने इसका वर्ग हटा दिया और दूसरे पक्ष का क्या निकल गया, वर्गमूल निकल गया। तो देखिए हमको छोटी संख्या भी पता हो गई और बड़ी संख्या भी पता हो गई। अब आप जैसे कह रहा है दोनों का अंतर 180 है, किसके वर्गों का, तो आप वर्ग करके कर लीजिए। तो प्रश्नानुसार जरा देखिए क्या करना है, करना ये है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। चलिए दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी दोनों संख्या ले लीजिए, दोनों का वर्ग कर दीजिए। 180 चाहिए घटाने पर, तो बड़ी संख्या का वर्ग करिए भैया x स्क्वायर, छोटी संख्या अंडर रूट 8x का भी वर्ग कर दीजिए, और मिलना कितना चाहिए 180। तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस, देखिए वर्ग करेंगे करड़ी हट जाएगी, 8x 180 इधर लाएंगे, 180 बराबर 0। फिर से आ गया आपका वही द्विघात गुणनखंड, गुणा करने पे 180 चाहिए, माइनस है, घटाने पर क्या चाहिए 8 चाहिए। तो दो संख्याएं ढूंढ लीजिए 18 और 10। 18 दाम 180 होता है, 18 से 10 गए 8। तो आप यहां पे आराम से लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10। देखिए 18 से 10 घटाने पर 8 आता है, इंटू x माइनस 180 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए 18x आएगा, x का गुणा करेंगे 18 में क्या आएगा 18x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 10x माइनस 180। ये इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लो बेटा, तो x कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 18, और इसमें ले लिया प्लस 10, क्या ले लिया प्लस 10, तो बचा x माइनस 18, 0 हो गया। इन दोनों में क्या बचा है x माइनस 18, और इन दोनों में क्या बचा है x प्लस 10। अब जरा तुलना करिए, x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना मिल गया 10, x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस 10। ये माइनस 10 वाली संख्या नहीं लेनी, ये अग्राह्य है आपका, ये क्या है अग्राह्य है। तो हमको क्या मिल गया x बराबर 10। अब जरा देखिए हमने बड़ी संख्या तो ले ली, बड़ी संख्या हमको कितनी मिल गई, बड़ी संख्या मिल गई 10। अरे 10 कहां से आ गया, ये 18 है ना, 18
तो बड़ी संख्या क्या मिल गई, 18 मिल गई। और छोटी संख्या क्या होगी, जरा देखिए छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमने माना था √8x, ये है छोटी संख्या √8x, तो √8 गुणे 18 निकाल लीजिए वर्गमूल, 18 अट्ठे कितना होता है 144, और 144 आता है +-12, तो आपको छोटी संख्या क्या मिल गई +-12, तो हमको बड़ी संख्या मिल गई है 18 और छोटी संख्या +-12। इस तरह से हमको दो संख्याएं मिल जाएंगी, बड़ी संख्या 18 मिलेगी और छोटी संख्या +-12, यानी +12 भी हो सकती है और -12 भी हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अगली सवाल देखते हैं, जो लास्ट सवाल है आज की, 5वीं सवाल है। ध्यान से देखिएगा ये सवाल को, ये सवालें आती हैं आपके यहाँ। कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मोटर बोट की चाल है, ध्यान देना मोटर बोट की चाल है। कह रहा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। जब ये चलती है तो धारा की चाल ज्ञात करनी। देखिए जो हमसे कहे हमको वही मान लेनी है। तो सबसे पहले हमको मान क्या लेना है, माना धारा की चाल, धारा की चाल मान लीजिए भैया x किलोमीटर प्रति घंटा, यह है धारा की चाल। धारा की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, जो कहता है वही हम लोग पहले मान लेते हैं, यानी जो पूछता है, ठीक है ना, वही पहले मान लेते हैं। अब क्या कह रहा, कह रहा मोटर बोट की स्थिर जल में चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए मोटर बोट की चाल देखिए, मोटर बोट की चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा दूरी कितना तय करना है, दूरी कितना तय करना है 24 किलोमीटर, दूरी कुल 24 किलोमीटर तय करना है। अब एक बात समझिएगा, अगर ये कोई नदी है और यहाँ पे इस तरह से पानी आपका बह रहा है इस दिशा में, अगर हम कोई नाव इसमें लेके चलते हैं इस दिशा में, तो ध्यान देना ये जो धारा की चाल यक्स है ना, ये और मोटर बोट की चाल जो 18 है, ये दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। लेकिन अगर यही नाव आपकी इस दिशा में यानी विपरीत दिशा में यही नाव चलेगी, तो जो 18 में से धारा की चाल क्या होगी, घट जाएगी। ये बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर अनुकूल दिशा में चलता है, यानी धारा की दिशा में, धारा इस दिशा में बह रही है और नाव भी इसी दिशा में चलती है, तो दोनों की चाल जोड़ देनी है। और अगर विपरीत दिशा में चलता है, यानी उल्टा चलता है, इस तरह से व्युत्क्रम चलता है या कह लीजिए कि प्रतिकूल चलता है, तब हम लोगों को क्या करना है, घटा देना है। किसमें घटाना है, बोट की चाल में, क्योंकि बोट की चाल घटेगी, धारा की चाल से धारा की चाल जो भी होगी वो बोट की चाल को क्या करेगी, कम कर देगी। तो ये ध्यान आपको रखना है और यही इतना पूरा सवाल फोकस है, यही इतने में पूरी सवाल आपकी लग जानी है, इसी बात का आपको ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं कि इस मोटर बोट की धारा के अनुकूल चाल कितनी होगी। यानी अगर धारा की दिशा में बात करें, धारा की दिशा में अगर चाल ज्ञात करनी हो तो कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए मोटर बोट की चाल 18 है और हमने कहा धारा की चाल को क्या करना, जोड़ देना। और अगर मोटर बोट की ही चाल ज्ञात करनी है धारा के किस तरफ, प्रतिकूल चाल, यानी धारा के प्रतिकूल अगर चलें तब क्या होगा, तो 18 माइनस यक्स हो जाएगा। यानी मोटर बोट का अनुकूल चाल, धारा की दिशा में जो चाल होगी वो 18 प्लस यक्स होगी, जुड़ जाएगी, और प्रतिकूल चाल हो जाएगी 18 माइनस यक्स। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमको दूरी का पता हो, ये दूरी है हमारी, चाल पता हो जाए तो हम तो समय निकाल सकते हैं। तो भैया धारा के अनुकूल चाल अनुकूल समय कितना लगेगा, धारा के अनुकूल जाने में समय कितना लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो जरा देखिए दूरी कितनी है 24 किलोमीटर और चाल कितनी है, अनुकूल चाल कितनी है 18 प्लस यक्स। अच्छा धारा के प्रतिकूल भी निकाल लीजिए, धारा के प्रतिकूल जाने में समय कितना लगेगा, जाने में समय कितना लगेगा, देखिए तो वही 24 बटे 18 माइनस यक्स, ये हो गया प्रतिकूल। अच्छा बताइए प्रतिकूल जाने में, उल्टा धारा की दिशा के विपरीत जाने में आपको समय ज्यादा लगेगा, और अगर आप उसी दिशा में चल रहे हैं, अनुकूल चल रहे हैं, तो समय कम लगेगा। ऐसी स्थिति में पहले आप दोनों को ना बराबर कर लिया करिए, ऐसे ध्यान दीजिए 24 बटे
18 प्लस एक्स ये है अनुकूल चाल और 24/18 माइनस एक्स ये है प्रतिकूल चाल। बराबर कर लीजिए। लेकिन ये बराबर है नहीं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये समय बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए क्या बोला, कह रहा है कि वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। कौन? प्रतिकूल जाने में, यानी प्रतिकूल वाली 1 घंटा ज्यादा समय लेती। प्रतिकूल कौन चल रहा है भैया? ये देखिए प्रतिकूल जाने में समय कौन सा है? 24/18 माइनस एक्स। तो ये वाला 1 घंटा क्या करता है? ज्यादा समय लेता है। तो अगर मैं इसमें 1 घटा दूं तो अब दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल समय लेंगे, है ना। अब दोनों क्या लेंगे? इक्वल समय लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा समय लेता है जो प्रतिकूल चलता है। जो अनुकूल चलता है वो तो मान लीजिए लेता ही है, लेकिन प्रतिकूल वाला 1 घंटा ज्यादा समय लेता है, ये 24 किलोमीटर तय करने में। तो आप 1 घंटा घटा दीजिएगा। अच्छा, इसको इधर बुला लीजिए, बराबर के दूसरी तरफ लाइए, ताकि ये द्विघात समीकरण बन सके। ये -24/18 माइनस एक्स बराबर -1। एलसीएम ले लीजिए, तो 18 प्लस एक्स और 18 माइनस एक्स आपका एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो 18 माइनस एक्स का किसमें गुणा होगा? 24 में। तो 24 में गुणा हो गया किसका? 18 माइनस एक्स का। फिर देखिए माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, और 18 प्लस एक्स का गुणा हो जाएगा 24 में। तो 24 में गुणा हो गया 18 प्लस एक्स का, और बराबर आ गया -1। जरा ध्यान से देखिए, 24 का गुणा करिए इसमें, तो 18 गुणे 24, तो 18 चौक कितना होता है? 72। 18 चौक कितना होता है? 72। हासिल कितना हो गया? 7। 18 दूनी 36, 36 7 कितना होता है? 43। 36 साल कितना होता है? 36 और 7 कितना होता है? 43। तो 432 हो गया। -24 एक्स, जब 24 का गुणा एक्स में करेंगे तो, और -24 का फिर से 18 में जब गुणा करेंगे तो -432 फिर से आ जाना है, और जब इस -24 का माइनस एक्स में गुणा करेंगे तो -24 एक्स मिलेगा। यहां देखिए ये वर्गांतर का सूत्र है, ध्यान से देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी वर्गांतर का सूत्र है ना। तो 18 का वर्ग कर दीजिए, और माइनस एक्स, तो 18 का वर्ग कितना होता है? 324। कितना होता है? 324, और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -1। ये हो गई। चलिए यहां लगा देते हैं इसको। अब यहां से अगर हम इसका तिर्यक गुणा कर दें, और यहां देखिए 432 से 432 क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है? प्लस है। और 24 24 कितना हो गया? 48। तो ध्यान से देखिए -48x यहां से बचा, और इसका अगर गुणा करें तो इज इक्वल टू -324, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो गया? प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से शायद नहीं दिख रहा होगा, तो आइए थोड़ा सा यहीं लगा देते हैं, देखिए। तो यहां से कितना बचा? यहां से बचा -48x, और यहां देखिए -1 का गुणा करेंगे तो -324, और ये हो जाना माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करिए? इस तरफ लिख लीजिए। तो देखिए ये इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसको दूसरी तरफ भेज रहे हैं तो +48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। गुणा करने पे भैया 324 चाहिए, और घटाने पे चाहिए 48। बहुत ध्यान से समझिएगा, हम आपको बताते हैं 324 का गुणनखंड करिएगा। जैसे गुणा ना मिले तो गुणनखंड करिएगा। तो गुणनखंड जब आप करेंगे तो 2 का गुणा करिएगा, तो ये आ जाना 2 एकम 2, 2 छंग 12, और 2 दूना 4। फिर 2 से काटिएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, 3 से काटिएगा, 27 त्रिक 81, और 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। इस तरह से अगर हम यहां से गुणनखंड बनाएं इनका, तो हमको देखिए घटाने पर चूंकि 48 चाहिए, तो संख्या 48 से बड़ी होनी चाहिए, 48 से बड़ी संख्या मिलनी चाहिए। तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, और 27 दूनी 54, क्योंकि 27 त्रिक 81 बहुत बड़ी हो जानी है। तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 दूनी 54, और 2 तिहाई 6। जरा देखिएगा, गुणा करने पर तो आना है 324 ही, लेकिन जब हम घटाएंगे इसको तो 54 से 6 घटाने पर 48 आ रहा है। इसका मतलब 54 और 6 दो संख्या हमको मिल गई। तो यहां से आप आराम से लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहां लिखिएगा 54 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 324 बराबर 0। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। दोनों में कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे, x प्लस 54 बचना है, और यहाँ -6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस x प्लस 54 बचना है।
x प्लस 54 कॉमन लेंगे तो बचना है x माइनस 6। और अगर हम इसकी तुलना करें किससे, 0 से, तुलना करिए तो x प्लस 54 बराबर अगर 0 लिखते हैं, देखिए x प्लस 54 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 54, ये अग्राह्य है, नहीं लिया जाएगा। दूसरा है x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाना, 6। यही आपका आंसर है, x बराबर 6। ध्यान से समझिएगा, यही आपका आंसर है, x बराबर 6। जब इस तरह से आप प्रतिकूल और अनुकूल को बराबर कर लेंगे, उसके बाद इसे पक्षांतर करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा। ये इस तरह से एक द्विघात समीकरण बनेगा। और द्विघात समीकरण आपको हल करना आता है, हमने गुणनखंड करके बता भी दिया कि किस तरह से हम लोग इसका गुणा निकाल सकते हैं, कि क्या होगा गुणा करने पर और अंतर कैसे आएगा इतना। तो ये चीज मैंने यहाँ पे निकाल दिया है और आसानी से आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6। तो धारा की चाल कितनी हो गई, 6। इसी तरीके के और भी अन्य अच्छे क्वेश्चंस पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इसे शेयर भी करिए ताकि और लोगों को भी मिलता रहे। और अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।